Good morning, everyone, and welcome to Unit 6 Design of Beams and Lecture 3rd Design of Built-up Beams and Introduction to Plate Girder. तो आज हम लोग डिजाइन भी करेंगे बिल्ट-अप बीम का और प्लेट गर्डर क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। तो इस सेशन में हम लोग सबसे पहले एनालिसिस एंड डिजाइन करेंगे बिल्ट-अप स्टील बीम का। ठीक है, हमने सिंपल बीम का डिजाइन ऑलरेडी किया है। सिंपल बीम क्या कहने का मतलब ये है, जो रोल्ड सेक्शंस होते हैं उसके हिसाब से तो हमने डिजाइन कर लिया है, बट बिल्टअप सेक्शन का कैसे करेंगे वो देखना है। प्लेट गर्डर को कैसे क्या है उसका डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, क्या होता है, क्या फंक्शन है, क्यों यूज करते हैं, वो चीज़ देखेंगे। और फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे एक स्ट्रेंथ कैलकुलेशन और डिजाइन पे कि कैसे हम लोग बिल्टअप बीम को डिजाइन करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बिल्टअप बीम में क्या स्टेप्स लेंगे, क्या डिजाइन प्रोसीजर होगा, तो उसकी बात कर लें। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो भी हम लोग सिंपल बीम में करते थे उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे हमें दिया क्या रहेगा, गिवन डेटा। तो उसमें आपका एक है टाइप्स ऑफ लोड दिया रहेगा, टाइप्स ऑफ बीम बता दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, है ना, स्पान दिया रहेगा, वो सब चीज़ आपको गिवन रहेगा। इफेक्टिव स्पान जो बोलते हैं वो दिया रहेगा, उससे कोई दिक्कत ही नहीं आपको। नहीं दिया रहेगा तो आपको मैंने जो पिछले जो स्टेप्स बताए थे बीम में वही चीज़ रह जाएगा, सिंपल बीम का था वही बिल्टअप में भी रह जाएगा, जो भी स्पान का कॉन्सेप्ट था। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे हम लोग ये करेंगे कि कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम शियर फोर्स। ये दोनों चीज़ हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर मान लिया सिंपली सपोर्टेड बीम का केस होगा तो उस केस में आपको पता है यूडीएल, जनरली हम लोग यूडीएल यहाँ पे कंसीडर करते हैं, क्योंकि डेड लोड प्लस लाइव लोड मिला के जो है आपका यूडीएल बन गया ना। तो यहाँ पे यूडीएल है तो इस केस में आपका एम हो जाएगा WL² अपॉन 8, ये तो आपको पता ही है। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। भी निकल जाएगा WL/2। अगर वही कैंटिलीवर का केस होगा तो इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। समझ रहे हैं ना बात को, ये तो जान रहे हैं आप लोग। हेलो, यस सर। ये सब तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको ये चीज़ यहाँ जो L है वो इफेक्टिव स्पान एक्चुअली है, वो चीज़ यहाँ लिखी हुई है। W जो है वो टोटल लोड का इंटेंसिटी है। तो जनरली बिल्टअप सेक्शन का जब डिजाइन करते हैं तो आपको लोड वगैरह दिया रहता है, तो वहाँ पे और ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े इसलिए। तो खैर वो चीज़ लिखी रहेगी, लोड दिया रहेगा, नहीं भी दिया रहेगा तो आप ऐड कर सकते हैं लाइव लोड प्लस डेड लोड, है ना, वो चीज़। ठीक है, तो ये स्टेप तो सिमिलर है पहले की तरह, ये काम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये स्टेप पे आएंगे, यहाँ देखेंगे कि रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस क्या है। जैसा कि पिछली बार भी हम लोगों ने किया है, तो रिक्वायर्ड जेड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, M/σ/BT, और σ/BT और σ/BC को हम लोग 150 to 165 पुट कर सकते हैं। तो जनरली आप यहाँ 165 ही लेके चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पुट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे और निकाल लेंगे। तो M तो निकल गया, आपको मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट है वहाँ से निकल जाएगा, जो अभी हमने पिछले स्टेप में निकाला है। और ये आ गया, दोनों को डिवाइड करके हम लोग रिक्वायर्ड जेड निकाल सकते हैं। और रिक्वायर्ड जेड का यूनिट क्या होगा बताइए जरा। सर MMQ। ठीक है, तो वो mm³ में आपको आएगा, और इसी के बेसिस पे हम लोग जाके स्टील टेबल से सेक्शन देखेंगे, तो वो आपका अगला स्टेप आएगा। चलिए, तो कमिंग टू थर्ड स्टेप, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सुटेबल सेक्शन का सिलेक्शन किया जाएगा। और इसमें क्या है कि हम लोग ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये बिल्टअप सेक्शन है तो आपको बहुत ज़्यादा जेड आएगा। जेड जो होगा ना, जेड का वैल्यू होगा वो बहुत लार्ज होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, वेरी लार्ज। तो अगर इतना लार्ज है, ज़्यादा है, तो हम लोगों को रोल सेक्शन जो है उस तरह का मिलेगा नहीं जो हम चाह रहे हैं। यस सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो जेड होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो उसके हिसाब से आप जाइएगा तो रोल सेक्शन आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, इतना ज़्यादा रहता है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम को एक सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है, और रेस्ट अमाउंट को हम समझेंगे कि रेस्ट जो हमारा जेड वैल्यू होगा उसको हम कवर प्लेट वगैरह लगा देंगे। कि जो आपका सिलेबस है वो कहता है कि एक रोल्ड सेक्शन होना चाहिए, ठीक है, और इसके साथ जो है कवर प्लेट लगा के हम लोग एक बिल्टअप सेक्शन बनाएंगे। इसी तरह का डिजाइन आपको करना है। तो रोल्ड सेक्शन तो आपको मिल ही जाएगा स्टील टेबल से, लेकिन ये कवर प्लेट का डिजाइन फिर आपको करना पड़ेगा। ये जो कवर प्लेट है इसका डिजाइन आपको फिर यहाँ पे करना पड़ेगा, क्या साइज लेंगे नहीं लेंगे वो चीज़। तो ये रोल्ड सेक्शन हम लोग वहाँ से उठा लेंगे
स्टील टेबल से, इसका जेड मान लीजिए कुछ रहेगा, वो आप वहां से ले लेंगे, राइट। और जो बाकी रेस्ट बचेगा उसको हम लोग जेड पी बोलेंगे, वो हम लोग कवर प्लेट का जो सेक्शन मॉड्यूलस होगा उससे फर्निश करेंगे, उससे भर देंगे उसको, कहने का मतलब पूरा कर देंगे उसको, है ना। तो यहाँ लिखा है कि चूज अ सुटेबल सेक्शन फर्निशिंग मैक्सिमम सेक्शन मॉडुलस, द रिमेनिंग सेक्शन मॉडुलस इज प्रोवाइडेड बाय द प्लेट। और बाकी जो भी सेक्शन मॉडुलस होगा उसको हम लोग प्लेट्स के द्वारा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जेड किस तरह का ले रहे हैं। जेड मीन्स सेक्शन मॉडुलस ऑफ सिलेक्टेड रोल सेक्शन, तो रोल सेक्शन आप किस तरह का ले रहे हैं। तो रोल सेक्शन ऐसा लीजिए ताकि क्या हो कि आपका जो जेड पी है वो कम आए, मतलब कवर प्लेट कम लगाना पड़े, है ना, हमारा ये मोटिव रहेगा। तो कवर प्लेट जो है हमारा क्या हो, छोटे सेक्शन का हो, वो लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जेड जो है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, जेड हम लोग मैक्सिमम लें, क्योंकि रोल सेक्शन जो है वो बेस्ट है, मतलब बेस्ट है, वो उससे अच्छा कुछ नहीं है ना। तो रोल सेक्शन हमको चाहिए, लेकिन यहाँ पे हालांकि जेड बहुत ज़्यादा है, हम लोगों को कवर प्लेट ऐड करना पड़ रहा है। तो इसलिए जितना कम होगा उतना हम लोग कवर प्लेट का जेड पी लेंगे, सेक्शन मॉडुलस लेंगे। तो वो हम लोग कोशिश यहाँ पे करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, डिजाइन करेंगे। तो बार बार आप 1-2 डिजाइन करिएगा, 2-3 डिजाइन करिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना क्या लेना है। तो यही रहना है हमेशा कॉन्सेप्ट कि जेड जो है उसको मैक्सिमाइज कर देना है और फिर जेड पी निकाल लेना है। तो जेड पी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो जेड रिक्वायर्ड होगा उसमें से हम लोग जेड को घटा देंगे, जो रोल सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस को घटा देंगे, हमको जेड पी निकल जाएगा। और जेड पी निकल जाएगा तो यही हमारा स्टेप है कि हम लोग सेक्शन चूज कर लिया और जेड पी निकाल लिया। यहाँ पे 2 काम हम लोग कर दिए, एक सेक्शन निकल गया, आपको रोल सेक्शन पता चल गया कौन है, और जेड पी पता चल गया कितना लेना है। तो यहाँ से ये पता कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, 4th स्टेप पे जैसे ही आएंगे हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ कवर प्लेट, और सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, और वो है आपका AP इज इक्वल टू ZP अपॉन D, एंड D इज द ओवरऑल डेप्थ ऑफ रोल्ड सेक्शन। तो रोल सेक्शन जो होता है उसका जो D है, डेप्थ है, ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे ZP को, और इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारा एरिया ऑफ प्लेट क्या रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद एक और चीज यहाँ लिखे देखिए, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ AP अराउंड 20% टू टेक इनटू कंसीडरेशन द डिडक्शन। क्योंकि जो प्लेट लगाएंगे इसको कैसे हम लोग ऐड करेंगे, बोलिए क्या तरीका हो सकता है, कौन बताएंगे, बोलिए। रिवेटिंग या वेल्डिंग? हाँ, तो यहाँ पे रिवेटिंग करना पड़ सकता है, यहाँ पे हो सकता है कि रिवेटिंग करना पड़े। तो अगर रिवेटिंग करते हैं तब ये काम कर सकते हैं, तब उसको बढ़ा के ले सकते हैं। रिवेटिंग नहीं कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ये काम करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सो इंक्रीज द वैल्यू ऑफ AP अराउंड 20% टू टेक इनटू अकाउंट द डिडक्शन टू बी मेड फॉर द रिवेट होल्स। जो रिवेट होल्स बनाएंगे इसमें उतना तो डिडक्शन हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसलिए एरिया भी हमारा घट गया ना, एक तरह से AP घट गया, इसलिए AP को हम थोड़ा 20% बढ़ा के लेंगे, और इतना मान के चलेंगे 20% जो हमने बढ़ाया है वो एक्चुअली किसके लिए अकाउंट कर रहा है, किसको बैलेंस कर रहा है, जो डिडक्शन हुआ है। तो हम लोग ये काम भी करेंगे, ठीक। तो हम लोग AP निकालेंगे इस स्टेप में, और A' निकाल लेंगे, और उसके बाद इस पे हम लोग साइज डिसाइड करेंगे किस साइज का हम लोग रखेंगे। तो एक थिकनेस अज्यूम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वां स्टेप में। तो यहाँ पे A' आपको पता चल जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका अगर एरिया निकालना, तो एक कवर प्लेट मान लीजिए ऊपर लगा हुआ है, इसका थिकनेस TP। उसके बाद मान लीजिए बीच में रोल सेक्शन है, इसके नीचे एक आपको लगा हुआ है, तो TP 2 TP हो गया, और ये B1 हो गया। अगर मान लीजिए आपको अगर एरिया निकालना है दोनों प्लेट का, क्या कीजिएगा, B1 इंटू TP प्लस B1, ठीक है, इंटू TP करिएगा ना। वही बात हो गया कि B1 इंटू TP को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये निकल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि 2 इंटू B1 इंटू TP कर दीजिए, या जैसे यहाँ लिखा हो चलेगा, क्योंकि एक ही साथ क्या किया, दोनों को थिकनेस को मान लिया B1 इंटू TP, बात एक ही है, मल्टीप्लाई आगे करें यहाँ करें। सो A' यहाँ से निकल जाएगा, A' तो हमको पता है ऑलरेडी, यहाँ से हम लोग को B1 निकालना है, और TP जो है हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। कवर प्लेट नॉर्मली हम लोग थिकनेस जो है वो क्या एज्यूम कर लेंगे, बोलिए, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट जो आप 12 mm मान लीजिए। इससे ज़्यादा थिकनेस का जनरली नहीं प्रोवाइड करते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कहीं कहीं करना पड़ गया तो हो सकता है हम 2 प्लेट कर लें,
लेकिन 12 mm थिकनेस रखते हैं, इससे ज़्यादा थिकनेस हम लोग जनरली नहीं प्रोवाइड करते, उससे ज़्यादा थिक प्लेट जो है आपको नहीं करना। तो 12 mm कर लेंगे। अब मान लीजिए 12 mm से नहीं अगर पूरा होता है तो आपको 12 से ज़्यादा भी लेना पड़ सकता है, समझ रहे हैं? 12 से ज़्यादा भी लेना पड़ सकता है। तो उस केस में क्या करेंगे, हो सकता है हम लोग ऊपर में भी 2-2 कवर प्लेट लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, नीचे भी 2 लगा देते हैं, 24 हो जाएगा। ये काम कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से B1 निकल जाएगा, A'(P/2P कर देंगे, और TP का यहाँ जो है 2TP जो है, TP जो है 12 पुट करिएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। समझ में आया? B1 निकल जाएगा यहाँ से। अब बोलिए। यस सर। ये पता चल जाएगा और ये पता चल जाएगा इस कवर प्लेट का। चलिए, ये काम करेंगे। इसके बाद जो हमारा 6th स्टेप है, यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। तो कैलकुलेशन करेंगे कि एक्चुअल जो है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन एज वेल एज टेंशन कितना है। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आया है, कोड के हिसाब से दिया हुआ है, इस तरह का हम लोग यूज़ करेंगे। तो सिग्मा डैश BC, क्योंकि एक्चुअल जो बेंडिंग स्ट्रेस है उसमें, क्योंकि हम लोग कवर प्लेट ऐड कर रहे हैं, तो एक इस तरह का कॉम्पोजिट नेचर का बन गया ना, हमारा बिल्टअप सेक्शन बन गया, अलग अलग प्लेट्स को ऐड कर रहे हैं। तो इस केस में हम लोगों को देखना होगा कि IXX ग्रॉस भी निकालना होगा। देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी काम होगा, आपको ये निकालने आना चाहिए। निकल जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये निकलेगा। उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। M तो आपको पता हो गया शुरू में ही, IXX ग्रॉस यहाँ से निकल जाएगा, प्लेट्स लगे हुए हैं ऊपर नीचे, और आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, ठीक, वो पता चल जाएगा। इंटू YC, YC आप समझ रहे हैं, YC का मतलब क्या हुआ बताइए? YC मतलब कौन बोलेंगे? सर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। हाँ, तो मतलब जो कॉम्प्रेशन फ्लैंज है उसका YC बोल देते हैं, जो टेंशन फ्लैंज है उसको हम लोग YT बोल देते हैं। दोनों इक्वल ही है, YC YT इक्वल ही है, प्रॉब्लम नहीं। तो न्यूट्रल एक्सिस से वो डिस्टेंस है एक्चुअली कॉम्प्रेशन फाइबर का, न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस है वो टेंशन में जो फाइबर है आपका एक्सट्रीम फाइबर, ये वाला। चलिए, तो वो चीज़ है। उसके बाद सिग्मा डैश BC तो हम इसे निकाल लेंगे, ठीक। और सिग्मा डैश BT निकालने के लिए हम लोग हमारे पास ये काम करना होगा, M/IXX ग्रॉस तो करेंगे ही, YT करेंगे ही, इनटू ग्रॉस एरिया ऑफ टेंशन फ्लैंज, इसका जो ग्रॉस एरिया है वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेट एरिया ऑफ टेंशन फ्लैंज, मतलब नेट एरिया मानिए डिडक्शन होगा तो नेट एरिया तो घटेगा ना, तो उतना आपको रिडक्शन करना पड़ेगा। तो ये दोनों जो है आपको सेटिस्फाई करना चाहिए, एंड दिस शुड नॉट एक्सीड द परमिसिबल स्ट्रेसेस, और ये किसी भी कंडीशन में 165 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 165 से अगर विद इन है मतलब सेफ है, ठीक है। तो इसमें जनरली आप ये टेस्ट करके देख सकते हैं, ये अगर सेफ हो जाएगा तो ये भी लगभग सेफ ही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे जो ग्रॉस एरिया है और नेट एरिया है, तो ग्रॉस एरिया तो हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। बोलिए क्या? यस सर। तो मतलब ये वैल्यू अगर सेफ आ जाएगा तो ये भी सेफ आएगा, क्या है ना। तो हम लोग इसमें से सिग्मा डैश BC पहले निकाल लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके बेसिस पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि हाँ 165 से ये ज़्यादा है या कम है। तो कम रहेगा तो ठीक है, ये एक्सीड अगर 165 नहीं कर रहा है देन ओके, देन इट इज सेफ। तब यहाँ लिख देंगे कि सेफ है और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। लास्ट में एक और स्टेप है, वो है चेक फॉर शियर। तो चेक फॉर शियर करने के लिए वही फॉर्मूला, एवरेज शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू टॉप VA कैलकुलेट CL इक्वल टू V/BD V/H इंटू TW, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक। परमिसिबल शियर स्ट्रेस इतना होता है, अगर ये छोटा रहेगा आपको जो कैलकुलेट किया है वो अगर परमिसिबल से कम है देन सेफ, अदरवाइज आपको फिर से कोई सेक्शन चूज करना पड़ेगा। तो ये काम आपको लास्ट स्टेप में करना होगा, 7th स्टेप में करना होगा। बोलिए, क्लियर है ये चीज? हो जाएगा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये काम हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये तो डिजाइन स्टेप्स हैं, इसको आपने लिख भी लिया होगा क्योंकि ऑलरेडी आपको ये चीज़ मिल गया था। तो अब हम लोग थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं प्लेट गर्डर्स का, फिर चलेंगे हम लोग न्यूमेरिकल करने पे, ठीक। सो इंट्रोडक्शन टू प्लेट गर्डर्स की अगर हम बात करें कि प्लेट गर्डर्स है क्या, तो प्लेट गर्डर्स भी एक तरह का क्या है, आपको बीम है।
है ना, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है जिसपे कि ट्रांसवर्स लोड आते हैं। ओके, बट ये क्या है, किस तरह का बीम है, ये बिल्टअप बीम का एक फॉर्म है, समझिए, एक अपडेटेड वर्जन है। तो ये है एक तरह का बिल्टअप बीम, बिल्टअप, ये है एक बिल्टअप बीम। तो इसमें क्या होता है कि इस बिल्टअप बीम को बनाने के लिए हमको कोई रोल सेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम लोग क्या करते हैं, प्लेट्स वगैरह का यूज करते हैं, और रोल सेक्शन की भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें क्या है, बहुत सारा कंपोनेंट होता है ना। जैसे अभी सिंपली हम बोल रहे थे कि रोल्ड सेक्शन, एक आई सेक्शन लिया, ऊपर में दो कवर प्लेट, ऊपर कवर प्लेट, नीचे कवर प्लेट लगा दिया। वो बहुत सिंपल सा बिल्टअप बीम है, वो गटर नहीं है, प्लेट गटर नहीं है। प्लेट गटर का नाम सुनते ही आप समझिए कि बहुत ज्यादा लोड, हैवी लोड, बहुत हैवी लोड, ठीक है, और लार्ज स्पान, बहुत ही ज्यादा स्पान, हैवी लोड और लार्ज स्पान। तो कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है, मान लीजिए रिवर है, ठीक, कुछ कुछ वैली है, घाटी होता है ना, वैसे जगहों पे मान लीजिए हम लोग को ब्रिज बनाना है, तो वहाँ पे स्पान इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। और कुछ वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है, मान लीजिए कि हमारा बीच में पिलर नहीं आ सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, तो इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ लिमिटेशन हमारे साइड मौजूद होते हैं। उन कॉन्स्टेंट को देखते हुए अगर बात की जाए, तो हमारा जो गर्डर होता है उसका स्पान जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उतना स्पान आपको नीडेड है, सोचिए। तो उतना स्पान प्रोवाइड करने के लिए हम लोग एक प्लेट गर्डर का यूज करेंगे, और जिसमें कि जो प्लेट गर्डर है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको समझना बहुत जरूरी है, जो आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह में बहुत पूछा जाएगा कि उसमें क्या कंपोनेंट है, ये क्या होता है, वो क्या होता है ना, इस तरह से। तो चलिए इसको और देखते हैं। ये तो एक फिगर है, एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा प्लेट गर्डर का। तो जो ये वाला एक पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला, ये एक प्लेट गर्डर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक प्लेट गर्डर है। इसके बाद इधर तो ब्रेसिंग वगैरह किया हुआ है, ठीक है, एक इधर प्लेट गर्डर लगा होगा, एक इधर लगा हुआ है, दोनों को ब्रेस किया हुआ है और डेक बनाया हुआ है ना, जैसे ब्रिज वगैरह में होता है, ब्रिज ही है एक्चुअली। तो उसी तरह का है। चलिए इसको और अच्छे से देखते हैं क्या है। तो ये अगर बात की जाए इसका थ्योरेटिकल पर क्या लिखिएगा आप लोग एग्जाम में, तो उस तरह से अगर देखें, तो प्लेट गर्डर्स आर बिल्ट अप बीम्स यूज्ड टू कैरी हैवियर लोड्स ऑन लॉन्गर स्पान, ठीक। व्हेन रोल्ड steel section or steel I section of adequate strength and size are not available, plate girders are used। तो रोल्ड सेक्शन आपके पास उस तरह का अवेलेबल नहीं है, जिसको मतलब इतना लोड आ गया, इतना जो जेड रिक्वायर्ड आ जाएगा कि आपका आई सेक्शन सफिशियंट नहीं होगा, ठीक। उस केस में आपको क्या करना होगा, प्लेट गर्डर्स की ओर जाना होगा, ठीक। द बेंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए बीम इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैंज। तो कहा जा रहा है कि बेंडिंग रेजिस्टेंस होता है बीम का, ठीक है, जो एम आर की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो एम आर जो है कब इंक्रीज करता है, जब डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैंज वो इंक्रीज कर जाता है, राइट। इफ द डेप्थ ऑफ द बीम इज मोर, इस बेंडिंग रेजिस्टेंस इज मोर। डेप्थ अगर बढ़ जाता है तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, राइट। इसको आप देख सकते हैं फॉर्मूला में जाके, आप उसको मिला सकते हैं। इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ बीम इंक्रीज द वेव, अगर डेप्थ बढ़ेगा तो वेव भी बढ़ेगा, ठीक है। एंड विच इन टर्न इंक्रीजेज द शियर रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ द बीम। तो बीम का जो साइज है, ये वाला जो हम बीम वेव, सॉरी, जो वेव पोर्शन होता है, वेव ही तो शियर को रेजिस्ट करता है ना। तो ये जितना ज़्यादा होगा, जैसे एच इंटू टी डब्ल्यू करते हैं, वी अपॉन एच इंटू टी डब्ल्यू, तो ये जितना ज़्यादा होगा आपको शियर कितना होगा, कम होगा, मतलब शियर रेजिस्टेंस जो है ये बढ़ा रहा है, अगर ये ज़्यादा करेंगे तो शियर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक। उसके बाद प्लेट गर्डर इज सुटेबल फॉर हैवियर लोड्स एंड लॉन्गर स्पान इन विच डेप्थ ऑफ वेव इज केप्ट मोर, जिसमें जो वेव का डेप्थ होता है वो हालांकि ज़्यादा रखा जाता है, बस ये डिफरेंस में बहुत ज़्यादा वेव का डेप्थ रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे ये देख लीजिए, ये भी एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, ये भी एक प्लेट गर्डर है, ब्रिज है, देखिए। तो इसमें भी जो पोर्शन आपको दिख रहा है इस साइड में, ये वाला, ठीक है, इस पार्ट में जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, और एक उधर भी लगा होगा इस साइड में, तो ये जो है ये प्लेट गर्डर है, ठीक है। इसके ऊपर डेक बना हुआ है या जो भी ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है, तो ये चीज़ें हैं। अब आइए यहाँ पे हम लोग समझेंगे इसको अच्छे से कि वेरियस कंपोनेंट्स क्या हैं, हमारे जो प्लेट गर्डर है उसका उसका क्या फंक्शन होगा, ये भी देखेंगे। तो इस फिगर में आप देखिए, कंपोनेंट्स का अगर गिनना है तो कितना सारा कंपोनेंट आपको दिख रहा है। तो सबसे पहला अगर कंपोनेंट यहाँ दिख रहा होगा,
वो है बेब प्लेट। सबसे पहला जो है बेब प्लेट, मतलब एक बेब प्लेट हम लाएंगे, एक लंबा सा, मतलब लंबा नहीं, मतलब डेप्थ उसका बहुत ज़्यादा रहेगा, उस तरह का एक हमने वेब प्लेट ले लिया। ठीक, उसके बाद इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, फ्लैंज एंगल। तो यहाँ पे हम लोग फ्लैंज एंगल ऐड करेंगे। ठीक, इस तरह से फ्लैंज एंगल ऐड करेंगे। फिर हम लोग नीचे में जो है फ्लैंज एंगल ऐड करेंगे। ठीक, इस तरह से। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरेंस देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्लेट्स यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्लेट्स यूज करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए रोल सेक्शन के फॉर्म में क्या है, आपको एंगल सेक्शन मिल जाएगा, प्लेट्स वगैरह भी आपको मिल जाएगा। तो ये सब हम लोग उठाएंगे और सबको ऐड करना शुरू करेंगे। और जो ऐड करेंगे उसमें रिवेटिंग कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं। तो जनरली आपको रिवेटिंग इसमें दिखेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक रिवेटिंग कर देंगे, मतलब इसको ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया, है ना, इसको ऐड कर देंगे इस तरह से। ठीक, तो इस तरह से हम प्लेट गटर को तैयार करेंगे। तो अगर इसके कंपोनेंट की बात की जाए तो एक वेब प्लेट हो गया, फ्लैंज एंगल, जो टॉप फ्लैंज एंगल, बॉटम फ्लैंज एंगल, दो हो गया। ठीक, उसके बाद टॉप फ्लैंज प्लेट, बॉटम फ्लैंज प्लेट। ठीक, ये चीज हो गया। तो एक दो तीन आपको यहाँ दिख रहे हैं, यही है, नीचे भी वही लगा है, ऊपर भी वही लगा है, इस तरह से। डेप्थ ऑफ प्लेट गटर, ये पूरा डेप्थ हो गया। ठीक है, इसको बीच का डिस्टेंस जो है इसको क्लियर डेप्थ बोल रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे क्लियरेंस देते हैं, थोड़ा सा क्लियरेंस यहाँ पे दिया रहता है, और फिर यहाँ कनेक्शन किया हुआ रहता है। तो इस तरह का आपको वेब प्लेट दिख रहा होगा। और यही देखिए इसका वेब का जो वेब जो है इतना लंबा डेप्थ, सॉरी इतना जो डेप्थ दिख रहा है आपको, यही जो है आपको इसका शियर रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। ठीक, और जो फ्लैंज यूज किया है ये बेंडिंग को रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो इससे हम लोग जो हैवियर लोड है उसको बियर कर सकते हैं इस तरह के सेक्शन को तैयार करके। तो यही एक प्लेट गटर है, यही इसका पार्ट है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में आता है तो इस फिगर को जरूर बनाएंगे। ओके, समझ रहे हैं बात को, बोलिए। Yes, yes, sir. Yes, sir. तो ये फिगर आपको जरूर बनाएंगे आप लोग एग्जाम में, जब भी प्लेट गटर पूछा जाए। और इसको लेबल्ड कर दीजिए, पूरा लिख दीजिएगा कि कहाँ पे वेब प्लेट है, कहाँ पे फ्लैंज एंगल है, टॉप बॉटम, कहाँ फ्लैंज प्लेट है, टॉप और बॉटम। ठीक है, इस तरह से आप दिखा देंगे, रिवेटिंग वगैरह करके दिखा देंगे कि ऐसे ऐसे रिवेटिंग किया हुआ है, ये प्लेट गटर हो गया। उसके बाद इसका फंक्शन थोड़ा जानना है कि ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है, क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो वेब प्लेट है, पहला कंपोनेंट वेब प्लेट। तो वेब प्लेट क्या होता है एक्चुअली, वो वेव जो है वेव के फॉर्म में रहता है। ठीक है, वो उससे वेव बनता है आपके प्लेट गटर का वेव। और वेव जो होता है ये किसके लिए यूज हो रहा है, शियर रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो जितना ज्यादा डेप्थ होगा उतना ज्यादा शियर रेजिस्टेंस इसका होगा। ठीक है, शियर रेजिस्ट उतना इसका ज्यादा होगा। तो पहला जो वेब प्लेट है उसका फंक्शन आप समझ गए कि वो एक तो वो वेब बनाता है प्लेट गटर का, और उस जो है शियर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है हमारे प्लेट गटर को। एक लाइन आप ये लिखिएगा, क्लियर हो गया आपका फंक्शन जो वेब प्लेट का। ठीक, जो फ्लैंज एंगल होते हैं, फ्लैंज एंगल्स विद और विदाउट कवर प्लेट्स फॉर्म द फ्लैंज ऑफ द प्लेट कटर। तो जैसे जो फ्लैंज एंगल जो ऊपर में दिख रहे थे, दोनों साइड में दो दो एंगल लगा रहे थे, नीचे ऊपर, तो जो फ्लैंज एंगल है टॉप और बॉटम वाले, वो जो है कवर प्लेट्स के साथ ही जनरली रहता है, विदाउट कवर प्लेट भी हो सकता है जैसा लिखा हुआ है। तो विदाउट कवर प्लेट और विथ कवर प्लेट्स वो क्या होता है, फ्लैंज बनाता है गर्डर का। फ्लैंज, आपको वेब पता है, फ्लैंज पता है, तो फ्लैंज उसका बनाता है। और फ्लैंज का जो वर्क है, फंक्शन है, वो क्या है, ये आपको देता है बेंडिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपको देता है बेंडिंग रेजिस्टेंस, राइट, बेंडिंग को वो रेजिस्ट करता है। उसके बाद और बात करें फ्लैंज प्लेट्स की बात करें, तो इट इज कनेक्टेड टू आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ फ्लैंज एंगल। और फ्लैंज एंगल वगैरह क्या है, फ्लैंज प्लेट्स वगैरह क्या है, ये सेक्शन मॉडुलस को जो आपका है उसको इंक्रीज कर रहा है ना, उसको लगाने से हमारा जो उसका बिल्टअप बीम हम तैयार कर रहे हैं, प्लेट गटर तैयार कर रहे हैं, उसका एरिया बढ़ा दे रहा है ना, समझे। ये क्या है, फ्लैंज का थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा दे रहा है। तो ये भी बेंडिंग में ही, बेंडिंग रेजिस्टेंस में ही इम्पार्ट कर रहा है। इसका भी एक फंक्शन हो सकता है कि ये बेंडिंग को रेजिस्ट करे, है ना।
ये चीज हो गया, प्लस एरिया में कंट्रीब्यूट कर रहा है, एरिया उसका इंक्रीज हो जाएगा। वो प्लेट लगाएंगे तो जो रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस चाहिए वो आपको मिल जाएगा प्लेट्स लगाने से। उसके बाद एक और टर्म आता है जो अभी तक आपने नहीं देखा अभी तक प्लेट गटर में, वो है स्टिफनेस। स्टिफनेस, तो स्टिफनेस का अगर वर्ड में जो इसका वर्ड है स्टिफनर, तो स्टिफनर का मीनिंग यही हुआ कि कुछ ऐसा चीज होगा जिससे हमारा बीम जो है वो स्टिफ बनता होगा, रिजिड बनता होगा, है ना, स्टिफ बनता होगा, रिजिडिटी आता होगा उसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टिफनेस जो है एक्चुअली है क्या, तो ये प्लेट्स हो सकता है, एंगल सेक्शन हो सकता है, चैनल सेक्शन होता है, कोई भी तरह का एक ये सेक्शन ही है, स्टील का सेक्शन ही है, स्टील का ही कोई फॉर्म होगा जिसको हम लोग यूज क्यों करेंगे, टू सपोर्ट वेव, वेव को स्ट्रेंथ करने के लिए, या फ्लैंज को स्ट्रेंथ देने के लिए, या बियरिंग जहां होता है ना, जहां पे रेस्ट करता है हमारा प्लेट गटर का जो सपोर्ट होता है सिस्टम होता है, वहां पे स्टिफनेस प्रोवाइड करने के लिए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। तो ये जनरली हम लोग ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा जो रिजिडिटी है, स्टिफनेस है, जो स्ट्रेंथ है हमारे बिल्टअप सेक्शन जो हमारा प्लेट गटर है उसका और बढ़ा देने के लिए। तो स्टिफनेस का यूज कहाँ करेंगे, जहाँ और भी ज़्यादा हैवी लोड हो जाए, ठीक है, वहाँ पे हम लोग करेंगे। और ये करेंगे किसको, किसके लिए, ताकि हमारा बकलिंग नहीं, समझे, वेव देख रहे हैं कितना डेप्थ का है, तो उसमें हो सकता है क्रिपलिंग हो जाए, राइट, हो सकता है कहीं बकलिंग के चांसेस हो जाए, हमारा जो कंप्रेशन फ्लैंज है वो बकल कर जाए, हमारा बीम जो है बिल्टअप सेक्शन का जो है पूरा वो बीम जो है वेब है वो डिस्टर्ब हो जाए, टूट जाए, है ना, ये सब चीज़ें हो सकती है, क्रिपलिंग वगैरह आप सुने होंगे। तो क्रिपलिंग का कहने का मतलब क्या है, जो आपका वेव है ये मानिए इस तरह से कुछ आ जाए, ठीक है, इस तरह का लोड आने से क्रिपलिंग हो सकता है, तो इसको प्रिवेंट करना, राइट, बकलिंग नहीं होने देना, बकल नहीं कर जाए, मान लीजिए इस तरह से पूरा बकल कर गया ये वेव, तो ये सब नहीं होने देना। तो इससे बचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्टिफनर्स। तो इसका फंक्शन यही हो गया, द वेव ऑफ ए प्लेट गर्डर इज अ पुअर कॉम्प्रेशन मेंबर। और जो वेव होता है उसको शियर को अच्छे से रेजिस्ट करता है, लेकिन कॉम्प्रेशन को ये बियर नहीं कर पाएगा, ठीक है, कॉम्प्रेशन को इसके बियर नहीं कर पाएगा। आप देखते होंगे जब हम लोग एमआर निकालते हैं तो इसका कोई रोल नहीं होता है, टीडब्ल्यू का कोई रोल होता है, बोलिए तो बताइए, कौन बताएं, बोलिए। No, sir. टीडब्ल्यू का जो है वो कहाँ पे आता है, जब सीयर में बात करते हैं, सीयर में बात करते हैं, राइट। तो अगर मान लीजिए कुछ कॉम्प्रेसिव लोड जो है आपको जो वेब है उसके डेप्थ में चला गया, वेब में चला गया, ट्रांसफर हो गया, तो उस केस में क्या हो सकता है, कॉम्प्रेशन के कारण वो बकल कर सकता है, टेढ़ा हो जाएगा बीच में, ठीक है, टूट सकता है। सो एज इट इज टॉल एंड थिन, क्योंकि ये लंबा होता है, पतला होता है ना, इसका जो डेप्थ है बहुत ज़्यादा है और पतला सा रहता है, थिकनेस बहुत कम रहता है, प्लेट है, द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्टिकल एंड डायगोनल बकलिंग इज ऑलवेज देयर। वर्टिकल बकलिंग हो सकता है, डायगोनल बकलिंग हो सकता है, ठीक है, तो बकलिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स जो है प्लेट्स और एंगल्स के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, आर प्रोवाइडेड इन द वेब, वेब में प्रोवाइड करेंगे टू प्रिवेंट बकलिंग, राइट। मतलब क्या हुआ, अगर ये वेव सेक्शन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग स्टिफनेस प्रोवाइड कर देंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इस तरह से। कभी कभी आप इस तरह का भी ब्रिज में देखे होंगे, कोई देखा है ये चीज़, बोलिए, स्टिफनेस का यूज कहीं देखे हैं प्लेट गटर में, No, नहीं देखे, नहीं देखे। ठीक है। उसके बाद जो बियरिंग स्टिफनेस होते हैं, एक तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपने देख लिया, एक होता है बियरिंग स्टिफनेस। तो बियरिंग स्टिफनेस जो है इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, सपोर्ट्स पे यूज करते हैं, और इसको इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हमारा जो फ्लेंज है वो खराब ना हो, वो क्या हो, डायरेक्टली सपोर्ट के इसमें ना आ जाए, मतलब कॉन्टेक्ट में ना आके, क्या होगा उससे आने से क्या होगा कि हो सकता है उसमें आपका जो लोड है, जो शियर है, जो वहाँ पे फोर्स लगेगा, उससे आपको चांसेस है कि हाँ वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस हो सके, फेलियर हो सके, इस तरह की चीज़ें।
तो उसको बचाने के लिए हम लोग बियरिंग स्टिफनेस, वो भी प्लेट ही है, बियरिंग स्टिफनेस भी वो प्लेट है, प्लेट का यूज करना है आपको नीचे। बस उससे सपोर्ट सिस्टम, जहाँ सपोर्ट है, जहाँ वॉल होगा, जहाँ पिलर होगा, पियर होगा, उसके ऊपर हम लोग एक प्लेट लगाएंगे, उसके ऊपर आपका गर्डर का जो है पार्ट आएगा। तो ये स्टिफनेस वगैरह है, इसको देख लेते हैं किस तरह से स्टिफनेस लगे होते हैं। तो यहाँ देखिए, ये एक आपको फ्रंट एलिवेशन आपको दिख रहा होगा। तो देखिए वेब तो आपको नीचे दिखा, उसके बाद देख रहे हैं स्टिफनेस जो लगा हुआ है, इधर में देख पा रहे हैं स्टिफनेस जो लगा हुआ है। देखिए यहाँ लगाया, यहाँ वर्टिकल लगाया हुआ है, हॉरिजॉन्टल यहाँ नहीं दिख रहा है, वर्टिकल एक एंगल के फॉर्म में लगा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा है। यहाँ पे एक बियरिंग स्टिफनर लगा हुआ है, जहाँ पे सपोर्ट है, समझ रहे हैं। तो जहाँ सपोर्ट है वहाँ पे बियरिंग स्टिफनर, और बीच में जो है वर्टिकल स्टिफनेस, और कुछ कुछ जगह पे आपको ऐसे ऐसे भी ज्वाइंट दिखेगा। तो ये जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये आपका हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस है। तो कहीं कहीं वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल भी हमारे प्रोवाइड करते हैं, दोनों प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं स्टिफनेस देने के लिए, रिजिडिटी बढ़ाने के लिए। यहाँ देखिए एक अच्छा सा एक व्यू दिखेगा आपको, वर्टिकल स्टिफनेस दिख रहा होगा और हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस क्लियरली आपको यहाँ से दिख रहा होगा, दिख रहे पा रहे हैं। ये मानिए यहाँ पे कम्प्लीटली आपको प्लेट गर्डर का पोर्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लैंज एंगल भी आएगा, राइट, यहाँ पे फ्लैंज एंगल भी आएगा। तो हालांकि जो भी है, तो ये चीज़ें जो दिख रहा होगा, ये सब पोर्शन जो भी देख रहे हैं, ये है कि आपको क्यों स्टिफनेस प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आपका जो वेब है, जो इतना पतला है, इतना थिन है, ये वाला पार्ट, इसको स्ट्रेंथ ज़्यादा मिले और हमारा जो प्लेट गर्डर है वो हैवी लोड को सेफली बियर कर पाए। ओके, क्लियर है। बताइए, क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, तो आप लोग यहाँ स्टिफनेस भी समझ गए। ओके, क्लियर है, ये सब लिख देंगे आप लोग, थोड़ा और पढ़िएगा बुक में जाके। तो मुझे लगता है ये सब आसान है। एक 2 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, डेफिनेशन रहेगा कि स्टिफनेस क्या होता है, ये पूछ सकता है आपको, प्लेट गर्डर क्या होता है वो पूछ देगा आपको, ठीक है। उसके कंपोनेंट का फंक्शन पूछ देगा कि वेब प्लेट क्यों क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, फ्लैंज एंगल क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है, बताइए। Yes, sir. तो अब हम लोग आते हैं एक न्यूमेरिकल पे, और हमारा न्यूमेरिकल जो है उसमें कहा जा रहा है कि डिज़ाइन अ बिल्टअप बीम। तो एक बिल्टअप बीम का डिजाइन करना है, तो रेडी है क्या इसके लिए, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो कैलकुलेटर वगैरह तैयार रखिए, अब हम लोग चलते हैं इस न्यूमेरिकल को करते हैं। तो कहा जा रहा है डिजाइन अ बिल्टअप बीम ऑफ 6 मीटर स्पान। तो यहाँ 6 मीटर स्पान दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ एल आपको 6 मीटर दिया हुआ है, सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड, सिंपली सपोर्टेड है, हैज टू कैरी अ लोड, टोटल लोड ऑफ 150 किलो न्यूटन। और टोटल लोड जो है आपको 150 किलो न्यूटन, सॉरी इसको इस तरह से लोड नहीं लिखते हैं, डब्ल्यू लिख देते हैं क्या। टोटल लोड आपको दिया है 150 किलो न्यूटन पर मीटर। द मटेरियल अवेलेबल फॉर इट्स फैब्रिकेशन आर ISLB 500। हालांकि यहाँ पे सेक्शन भी दे ही दिया, ISLB 500 स्टील प्लेट्स ऑफ 12 mm, और ये भी दे दिया कि जो स्टील प्लेट है वो भी हमारा अवेलेबल है, जो कवर प्लेट लगाइएगा, और इसका थिकनेस भी दे दिया कि 12 mm थिकनेस का अवेलेबल है, राइट। उसके बाद ये भी दे दिया कि डायमीटर जो रिवेट का है वो 22 mm, 22 mm डाया रिवेट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया। ठीक, क्लियर है, ओके। Yes. ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिएगा क्वेश्चन में, ये इफेक्टिव लेंथ है, ये इफेक्टिव लेंथ दिया हुआ है। तो ये L जो है आपका इफेक्टिव लेंथ है, इससे हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे आगे। चलिए, तो हमें यहाँ पे क्या चीज़ें मिल गई, तो आपको L मिल गया, लोड मिल गया, उसके बाद दोनों सेक्शन भी पता है और थिकनेस भी पता है कि 12 mm थिकनेस भी लेना है। चलिए, ये सब पता चल गया। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, जरा बताइए, बोलिए।
एसएफडी और बीएमडी कैलकुलेट करना है। एसएफ और बीएमडी, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना और मैक्सिमम Yes, शियर sir. फोर्स। शेयर फोर्स। तो m इज इक्वल टू, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड है, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड है, W इस पे यूडीएल आ रहा है, m इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। जरा पुट करिए, 150 इंटू एल हो गया 6 का स्क्वायर अपॉन 8, कितना आएगा बताइए जरा। 675 675, और ये आएगा किलो न्यूटन मीटर। समझ रहे हैं कितना ज्यादा मोमेंट है, राइट। ओके, मैक्सिमम जो शियर फोर्स है वो हो जाएगा आपको डब्ल्यू एल अपॉन 2। तो ये बताइए जरा कितना आ जाएगा। 450। 150 इंटू हो जाएगा आपका 6 अपॉन 2, तो आपका ये आ जाएगा 450 किलो न्यूटन। चलिए, निकल गया क्या सबका ये चीज, बोलिए। यस। स्टेप 2 क्या करना है, जेड रिक्वायर्ड निकालना है। m अपॉन सिग्मा बीटी कर देते हैं, या सिग्मा बीसी कर दीजिए, बात तो एक ही है। कितना ले ले सिग्मा बीसी सिग्मा बीटी को, 165। 165। ठीक, यहाँ लिख देंगे टेक दिस। तो जरा बताइए अब कितना आएगा, 10 टू दी पावर 3 इसका 3 और 3 इसका 10 टू पावर 6 लिख देते हैं। बोलिए क्या आएगा जेड रिक्वायर्ड। और जेड है सर 4090। 4090 और 909। 909 यस सर। mm क्यूब, है ना। पॉइंट में भी कुछ था सर, पॉइंट कितना था, 0.91। पॉइंट जीरो था क्या, 0.091। चलिए ठीक है, तो जीरो आ जाता है। तो इतना आपको mm क्यूब आया है, समझिए कितना है, 40 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस जो है काफी ह्यूज आया है। अब हम लोग को देखना ये होगा कि जो हमारा सेक्शन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है, क्वेश्चन में ही दे दिया, नहीं दिया रहता तो आप IS LB 500 से ऊपर भी जाके देख लेते, कोई भी एरिया देख लेते जिसका सेक्शन मॉडुलस थोड़ा मैच करता है इससे। तो खैर हमको ये पता है नहीं, तो हम लोगों को एक्चुअली यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, दे ही दिया है कि 12 mm का प्लेट यूज करना है और IS LB 500 सेक्शन यूज करना है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टील टेबल से कि IS LB 500 का क्या प्रॉपर्टीज है हर स्टेप। जरा देखिए आप लोग कोड में क्या है, लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बोलिए तो क्या आ रहा है इसका, जेड जेड बताइए जरा, जेड एक्स एक्स सर इसका डायरेक्ट है 1543.2 सेंटीमीटर क्यूब। कितना, 1543.2 सेंटीमीटर क्यूब। 1543.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो जरा mm में बदलिए कितना आएगा, कितना आएगा क्या, है ना, राइट। यस सर। तो यही स्टेप थर्ड में हमारा क्या होता है, क्या निकलना रहता है स्टेप थर्ड में, बोलिए क्या निकालना रहता है, सेक्शन चूज करना रहता है ना, सुटेबल सेक्शन चूज करना रहता है। तो यहाँ पे सेक्शन का सिलेक्शन होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, अब निकाल लेते हैं जेड रिक्वायर्ड में घटा देंगे इसको, तो जेड भी निकाल लेते हैं। जरा पुट करिए, जेड रिक्वायर्ड इज 4090,909 माइनस
15, 43 और इतना घटा दीजिए, कितना आ रहा है बोलिए तो? माइनस करके बताइए। Sir, ZPR at 2547709 mmQ. 2547709 mmQ. 2547709। 7709. Yes, Yes, sir. sir. तो इतना mm³ आपको आया है, तो इतना mm³ का आपको प्लेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना? लिख लीजिए जरा इसको। स्टेप 4 जो आपका होगा, एरिया ऑफ कवर प्लेट की बात करेंगे, तो AP इक्वल टू कितना हो जाएगा? ZP अपॉन D हो जाएगा, और D हालांकि यहाँ 500 है, समझे? D जो हो गया, जो भी आपका आई सेक्शन है, ठीक, इसका जो ओवरऑल डेप्थ होता है वही D होता है। तो पुट करिए, बताइए कितना आएगा? तो इसका Sir, सर 5095.42. 509 418 5 5.418 कितना mm², ठीक, इतना mm² का आपको जो है प्लेट का एरिया लेना है। तो हालांकि यहाँ पे रिवेटिंग किया जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, है ना? इसीलिए A' जो है आपका क्या हो जाएगा, जरा बढ़ा दीजिए, 5095.42 कितना आएगा? 6114.50 6114.50। जी। तो इतना कुछ Yes, आपको sir. निकल के आ गया A'(P). अब हम लोग B1 निकाल सकते हैं कि B1 कितना होगा, ठीक। तो चलिए जरा B1 निकाल के देख लेते हैं, बोलिए। तो हमारा ये जो स्टेप है, B1 इज इक्वल टू, प्लेट का एक्चुअली B1 निकाले हैं, AP' अपॉन 2 इंटू TP करते हैं ना, 2 कवर प्लेट लगाएंगे जनरली, एक ऊपर लगाएंगे एक नीचे लगा रहे हैं, यही ना मानना है हमको, यही करना है। एक कवर प्लेट यहाँ लगा दिया और एक कवर प्लेट यहाँ लगा दिया, दोनों का TP है। तो बताइए जरा कितना आएगा? 6114.50 mm² है, और नीचे जो है TP एक्चुअली 12 mm का है, तो 12 हो गया इंटू 2 हो जाएगा। 2 into 12 हाँ, तो कितना आएगा? 254.77 200 254.277.77 मतलब ये 260 ले सकते हैं, ठीक। 260 हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक बताइए। यस यस सर। चलिए इसको लिख लीजिए, थोड़ा इसको डिलीट करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे अब चेक करना कि हमारा जो भी हमने विड्थ लिया है B1 260, जो हमने थिकनेस लिया है, क्या ये सही है? क्या ये हमारा चेक करने के बाद सही आता है? अगर चेक करने के बाद सही आता है तो ठीक है, और नहीं आएगा तो फिर से करना। आइए, तो अब हम लोग चलते हैं स्टेप 6 जो है हमारा, जिसमें कि हम लोग क्या निकालते हैं, सिग्मा BC डैश। क्या फॉर्मूला हमारा रहता है बोलिए? M अपॉन रहता है, ठीक। हम लोग इसको निकाल के देख लेते हैं, अगर ये सेफ हो जाएगा तो हमारा दूसरा फॉर्मूला तो सेफ हो ही जाएगा। तो सिर्फ इसको निकालने की आवश्यकता है। तो यहाँ एक फिगर बना लेते हैं हम लोग,
260 mm का ये हो गया प्लेट, ये हो जाएगा आपको कितना 12, ठीक है। ये हो जाएगा इसका फ्लैंज का विड्थ देखे हैं क्या कितना है, इस सेक्शन का फ्लैंज का विड्थ, तो 180 है। 180 है। यस सर। सर इसका आई एक्स एक्स बताइए तो, आई एक्स एक्स जो है आपको ISLB का, तो उसका IXX है सर 38579 सेंटीमीटर पावर 4 38579 सेंटीमीटर पावर 4। ठीक है। तो इस तरह का होगा, तो mm में बदल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ये mm में आपको इतना आ गया। तो जरा इसको निकालिए कि IXX क्या होगा इस पूरे होल सेक्शन का, करना कुछ ज़्यादा नहीं है। IXX जो निकालना होगा पूरे होल सेक्शन का ग्रॉस, तो सिंपली IXX निकाल देंगे, ये जो I सेक्शन का है, ठीक, प्लस 2 इंटू, है ना, 2 इंटू जो प्लेट है इसका निकालिएगा, तो प्लेट का हो जाएगा B1 इंटू क्या TP क्यूब, फॉर्मूला आप लोग देखिएगा, TP क्यूब अपॉन 12 हो जाएगा, जैसे BD क्यूब अपॉन 12 लिखते हैं ना, प्लस B1 इंटू TP एरिया इंटू, यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस जरा बताइएगा कितना हो जाएगा। 256 हो जाएगा। 256 256 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो 250 है और ये 12 का 6 यहाँ तो 6 हो जाएगा, तो 6 और ये तो हो जाएगा, तो यहाँ पे 256 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, इसका स्क्वायर कर देना होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करिए और जरा निकालिए कि आपका IXX ग्रॉस कितना आया, जल्दी जरा करिए। और ये आ रहा है 7948 7948 095 095 20 mm4, राइट। पावर 4। जरा इसको सिग्मा डैश BC में पुट करिए। m हमारा कितना था बोला जाए एक बार, 675 सर। 675 इंटू 10⁶ अपॉन 7948099520 इंटू YC कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से लेकर वहाँ तक, बोलिए 256, कितना होगा 217.41 अरे ये तो ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, तो सिग्मा BC जो है, जो YC एक्चुअली लिखना है, तो YC जो निकालिएगा ये आपका D/2 हो जाएगा एंड प्लस ये TP/2 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों अगर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 256 mm, और 256 पुट करने के बाद कितना आया था जरा बताइए, 217, यस सर 1 217.4 इतना Yes, sir. न्यूटन पर mm² आया था। हालांकि ये जो है 165 से ज़्यादा हो गया है, इसीलिए ये होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया है ना, होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया है, इसीलिए ये सेफ नहीं है, नॉट ओके, ठीक।
तो ये सही नहीं है, इसीलिए हम लोगों को फिर से चेंज करना पड़ेगा, या हम लोगों को क्या कर सकते हैं, पहले अब सोचना ये पड़ेगा कर क्या सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक आने के बाद हमको सोचना पड़ेगा कि करना क्या है, क्या बढ़ाएं क्या घटाएं, क्योंकि ISLB 500 वो तो नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या? नहीं ना बदलेगा। ISLB 500 आप नहीं चेंज कर सकते। चेंज कर सकते वो है आपका प्लेट, और ये भी है कि प्लेट भी जो है वो 12 mm थिकनेस का ही दिया हुआ है। इंटरेस्टिंग चीज देखिए आप लोग, 12 mm का ही दिया हुआ है। तो क्या करें, कौन बताएंगे, कौन दिमाग लगाइए। तो B1 बढ़ा सकता है बस। क्या बढ़ा दें? B1। प्लेट का बेड। B1 बढ़ाने से हमारा क्या फायदा होगा, बोलिए। 12 mm का सर 2 ठो प्लेट यूज कर लेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि हम लोग क्योंकि TPQ जो देख रहे हैं ना, TPQ इसको बढ़ाने से हमको ज़्यादा फायदा होगा। शुभम, समझ रहे बात को? थिकनेस 24 हो जाएगा। थिकनेस को अगर हम बढ़ाएंगे तो ये तुरंत बढ़ेगा, क्योंकि हमको बढ़ाना इसी को है। IXX ग्रॉस अगर बढ़ गया तो हमारा सिग्मा BC डैश छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग थिकनेस पे नज़र डालते हैं और ऐसा करते हैं कि 12 mm का प्लेट तो दिया है, लेकिन ये तो नहीं बोला है कि एक ही कवर प्लेट लगाना, एक ही लगाना, डबल लगा देते हैं। तो एक ऊपर लगाते हैं, एक नीचे लगा देते हैं। तो चलिए वही काम करते हैं। तो करते क्या हैं कि एक कवर प्लेट और इंक्रीज कर देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एक कवर प्लेट हम लोग और लगा देते हैं, सेम थिकनेस का, एक नीचे लगा देते हैं, ठीक। तो ये 12-12 अब 24 का हो गया। कितना का हो गया? 24 mm का हो गया। तो TP आपका अब 24 mm हो गया। अब जरा आप निकालिए, ओके। TP हो गया 24 mm का। अब जरा सा निकाल के दिखाइए कि कितना होगा। ये आप पुट करिएगा 12 तो 262 पुट कर दीजिएगा यहाँ पे खाली 262 पुट कर दीजिएगा, 262 का स्क्वायर, ठीक। चलिए करिए तो कितना आता है। ये होना क्या है, जरा सा वैल्यू उसका पुट कर लीजिए। 38579 इंटू 10⁴ प्लस 2 इंटू 260 इंटू 24 का क्यूब, राइट, अपॉन 12, 24 इंटू 262 का स्क्वायर। कितना आ रहा है बोलिए इस ऐसे करने के बाद? सर ये आ रहा है सर 12430 12430। हाँ, यस सर 66 66 160 160। यस सर। कैसे इतना आ रहा? सब यस सर इतना आता है। सब यस सर इतना ही है। अब देख लीजिए भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक करिएगा तो आप लोग जानिएगा। सही है, फिर से एक बार चेक करिए आप लोग। सर सही है। यस सर सही है। सही है सर। अब दिक्कत नहीं है बस तो जरा सा सिग्मा बी डैश बी निकाल दीजिए तो कितना आता है। इनटू इस केस में आपका ये हो जाएगा 12 इधर हो जाएगा और 250 ये हो जाएगा, तो 262 कितना होगा बोलिए। 142.26 सर न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड दिस इज लेस देन 165। यस सर इस बार ठीक है। तो ये सेफ हो जाएगा, अगर इस तरह का वैल्यू आएगा तब सेफ हो जाएगा। बाकी देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक्स अगर हो तो उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोगों को चाहिए क्या कि 165 से ये कम होना चाहिए,
तो 165 से ये कम है हालांकि, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे दिक्कत नहीं। अब अगर बात की जाए सिग्मा डैश बी टी की, तो वो भी निकालेंगे तो वो 165 से कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि जो ग्रॉस अगर फ्लैंज का लेंगे, वो ग्रॉस एरिया उसमें डिडक्शन करके लेंगे, तो वो तो एक से ज़्यादा ही रेशियो आएगा ना। तो इसलिए ये चेक किया जाता है जनरली, और उसको नहीं भी करेंगे तो चलेगा, इतना कर लेंगे हो गया, सेफ हो गया, मतलब डिजाइन सही है। क्लियर है? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे एक चीज आप कर सकते हैं कि शेयर का चेक कर सकते हो, जरा शेयर चेक करिए तो। चेक फॉर शेयर, कितना आ जाएगा? H इंटू टी डब्ल्यू लिखते हैं तो टोटल H लिख दीजिए, कितना आ जाएगा, इंक्लूडिंग प्लेट्स वगैरह डाल दीजिए। प्लेट डालना तो प्लेट भी डाल सकते हैं। भी कितना है? भी 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर। 450 इंटू 10⁻³ H कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। अगर पूरा ले लेंगे, अगर हम लोग वो भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग को मानिए शेयर चेक करना है तो वेब में खाली चेक कर लेते हैं, इस वेब में, राइट, इसमें चेक कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए 500 इंटू टी डब्ल्यू कितना है इसका, वो टेबल से देखना पड़ेगा। 9.2 9.2 है सर। तो जरा देखिए क्या आता है। अच्छा 97 into 8 97.82 97.82 ठीक है। हालांकि वेब हमारा एरिया ज़्यादा है, अगर मान लीजिए हम पूरा ये भी ले लें, कंसीडर कर लें इसको, तो उसको भी कर सकते हैं, लेकिन उसको क्यों किया जाए, क्या वो प्लेट है फ्लैंज में लगा हुआ है, तो उतना वो शेयर को नहीं रजिस्ट कर रहा होगा, अज्यूमिंग दैट। तो क्या ये आपको 0.4 FY से कम है? यस सर। ठीक है, कम है तो ये सेफ है, कम है तो ये सेफ हो जाएगा, ओके, क्योंकि ये 100 हो जाएगा ना, इसलिए सेफ हो जाएगा सर। बोलिए। और अगर हम लोग कैलकुलेट करें उसके हिसाब से, ओवरऑल डेप्थ ले लें, मतलब जो ओवरऑल डेप्थ है H डैश मान लिया जाए, और टी डब्ल्यू हम एज्यूम कर लें यहाँ तक, है ना, ये पूरा ले लें, तब तो और भी कम आएगा। कितना आएगा ये, है ना? तो चेक करने के लिए हम लोग इतना काफ़ी है, क्योंकि हम वेव का अगर ये सेफ आ रहा है तो सेफ ही आएगा, राइट, ये सेफ आ रहा है तो ये तो सेफ ही आना है। कितना आएगा ये, बोलिए। 89.25 तो ऑलरेडी ये इससे ही कम है, मतलब ये कम ही रहेगा। तो ये सब 100 से कम है ना, जो कि 100 क्या है, ये वाला वैल्यू 0.4 FY कीजिएगा तो 100 आएगा। FY बराबर 250 पुट करिएगा, नहीं भी दिया रहे तो 100 आएगा सर। 100 आएगा। तो 100 से छोटा होना चाहिए, तो 100 से छोटा है, इसलिए हमारा शेयर में भी ये सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस यस सर। ठीक है, तो करिए इसको, आप लोग प्रैक्टिस करिए, और यही सब कुछ पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, समझे? तो यस सर। ओके, सो ये जो भी डेटा आपने देखे या जो भी यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो इसी बुक से कर रहे हैं, तो बहुत सारा न्यूमेरिकल आपको दिख गया होगा, आप तो इसको करिए। ठीक है, तो यही था इस यूनिट में, जो आपका यूनिट नंबर 6 है, बीम का डिजाइन है। तो सिंपल बीम का डिजाइन एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, और एक इसका पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो 4 नंबर में, 2 नंबर में जो डेफिनेशन वगैरह पूछे जाते हैं वो तो रहेंगे, तो उसके लिए आप इसको हल्के से भी पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो आई सजेस्ट कि आप लोग इसको ज़रूर कॉपी में, पेज में जो डिजाइन प्रोसीजर है ना उसको लिखा कीजिए, जितना बार लिखिएगा आप कॉन्फिडेंट होते जाइएगा कि आई विल डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यही है इस क्लास में, एंड थैंक यू। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में एंड विथ न्यू यूनिट, और लास्ट यूनिट होगा आपके सब्जेक्ट का। ठीक है, यस सर।